डियर स्टूडेंट, आज अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें अपन इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज, उनकी प्रॉपर्टीज़, इनके बारे में अपन बात करेंगे। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसको अपन शॉर्ट में ईपीएस बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज। देखो नाम से ही पता चल रहा है, इक्वी पोटेंशियल यानी ऐसा सरफेस, इमेजनरी सरफेस होगा, कोई इमेजनरी सरफेस है, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है, इक्वल रहता है, उसको अपन बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे अपन? द सरफेस हुज ईच पॉइंट हैज सेम या फिर इक्वल potential is known as equipotential surface। ठीक है, इसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस को अपन समझ रहे हैं, अपन को ड्रॉ करना पड़ेगा, अपन को खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कैसा एक सरफेस का शेप हो सकता है, कैसा सरफेस हो सकता है जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक चार्ज है, आपको पता है एक चार्ज से r डिस्टेंस पे अपन जाते हैं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। तो इस चार्ज से मैं r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे अगर मैं जाता हूँ तो मुझे पोटेंशियल की वैल्यू जो मिलेगी वो KQ/R करके मैं कैलकुलेट कर लूँगा। अगर मैं इसी चार्ज से r डिस्टेंस पे इधर जाता हूँ मैं, तो मुझे पोटेंशियल वही मिलेगा जो यहाँ पर मिल रहा था, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल वही मिलेगा जो यहाँ पर मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पर भी मैं r डिस्टेंस पे हूँ और चार्ज वही सेम है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल वही आएगा जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल था। मान लो इस पॉइंट पे पोटेंशियल अगर 5 वोल्ट होता है, आप इसको कैलकुलेट करने के बाद जब आप पोटेंशियल फाइंड आउट करते हो तो आपको 5 वोल्ट मिलता है, तो इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितना होगा? 5 वोल्ट। अगर मैं इधर की तरफ r डिस्टेंस पे चला जाऊँगा तब भी मुझे पोटेंशियल 5 वोल्ट मिलेगा, मैं इधर की तरफ चला जाऊँगा तब भी 5 वोल्ट मिलेगा, और इधर की तरफ चला जाऊँगा तब भी मुझे 5 वोल्ट। तो इन सारे सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्या नज़र आएगा? तो आपको लगेगा कि इसके चारों ओर जो ये सरफेस बना है, इमेजनरी सरफेस, ये एक स्फेरिकल सरफेस होगा, और ये जो स्फेरिकल सरफेस है, ये जो एक इमेजनरी स्फीयर बना है, इसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो ऐसा पॉइंट, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, उसको बोलते हैं अपन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। पॉइंट चार्ज, सिंगल चार्ज के केस के अंदर ये सरफेस का शेप स्फेरिकल है। अगर मैं इस चार्ज से थोड़ा सा और दूर चला जाऊँ तो पोटेंशियल डिस्टेंस चेंज होने पे पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। मान लो अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल थोड़ा कम हो गया और मैं कहता हूँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल 3 वोल्ट है, तो जितनी डिस्टेंस मैं यहाँ पर हूँ उतनी डिस्टेंस पे मैं इधर चला जाऊँ तो भी वहाँ पे भी पोटेंशियल 3 वोल्ट मिलेगा। तो मैं अगर ये 3 वोल्ट वाले पोटेंशियल वाले पॉइंट को मैं ज्वाइन करूँगा तो एक नया और सरफेस आएगा, वो एक और न्यू इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। ये एक और इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसके हर पॉइंट पे भी पोटेंशियल सेम है। एक सरफेस से दूसरे पे जाओगे तब पोटेंशियल चेंज होगा, पर एक ही सरफेस के ऊपर घूमोगे आप तब पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं होगी, पोटेंशियल सेम रहेगा। ये मैंने बनाया, ऐसे आप बहुत सारे हजारों इन्फाइनाइट इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं। किसी चार्ज के चारों ओर अपन बहुत सारे इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं। एक सरफेस ऐसा होता है जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, फिर एक से मैं दूसरे पे जाऊंगा तो पोटेंशियल उसके ऊपर भी सेम होगा, पर पहले से जब दूसरे पे जाएंगे तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें यही ध्यान रखना है कि हर एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर पोटेंशियल सेम होता है, लेकिन एक से दूसरे सरफेस पे जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी। क्लियर? अब हम इसकी प्रॉपर्टीज और उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर अपन इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ईपीएस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? टोटल 5 प्रॉपर्टीज है, अपन को पता होनी चाहिए। सबसे पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी, ईच पॉइंट ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस has equal potential. That means potential difference between any 2 points of equipotential surface will be 0। जैसे ये कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है,
इस सरफेस के इस पॉइंट ए पे जितना पोटेंशियल होगा, तो आप ए से अगर बी पे चले जाओगे तो वहाँ पर भी पोटेंशियल वही मिलेगा आपको, क्योंकि इस एक सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस उसको कहते हैं जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए ए से अगर आप बी पे चले जाओगे तो पोटेंशियल सेम मिलेगा। तो पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल में डिफरेंस कितना होगा, ए में से बी को माइनस करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। तो याद रखना है इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकेंड प्रॉपर्टी है द वर्क डन टू मूव अ चार्ज ओवर एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस will be always 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो फिर चार्ज को आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे तो आपको वर्क जो है वो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, वर्क 0 होगा। जैसे पॉइंट ए से मैं पॉइंट बी तक एक चार्ज को मूव करवा रहा हूँ, Q0 चार्ज है, उसको ए से कहाँ तक लेके जा रहे हो, बी के ऊपर। तो इसी सरफेस के ऊपर जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाओगे तो चार्ज को ले जाने में वर्क आपको 0 करना पड़ेगा, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये बताया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। आप ए से बी तक जा रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बी में से ए को माइनस कर दोगे, वर्क को मैं W लिख लेता हूँ और चार्ज जिसको लेके जा रहे हैं Q0। अब आप ए से बी तक गए तो ए और बी का पोटेंशियल तो सेम है ना, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कैंसिल आउट होकर के क्या हो जाएगा, 0। इसको इधर भेज दो, Q0 को 0 में चला गया तो वर्क क्या आ गया, 0। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पे मूव करते हो तो वर्क 0 होता है। इसके ऊपर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं ये होने के बाद, ये सारी प्रॉपर्टीज होने के बाद मैं बताऊंगा आपको किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं। याद रखना इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाओगे तो वर्क ऑलवेज क्या होगा, 0। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। अब अपन आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस टू ईपीएस नेवर इंटरसेक्ट। आप एग्जाम में नाम पूरा लिखे भाई, ठीक है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस, मैं तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टू ईपीएस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो ईपीएस, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज if two EPS will intersect then at intersection point there will be more than one values ऑफ पोटेंशियल, एक से ज़्यादा पोटेंशियल की वैल्यूज होगी, पोटेंशियल विच इज़ नॉट पॉसिबल। कैसे, अब इसको समझ लेते हैं। देखो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल है 5 वोल्ट, यानी इस सरफेस के ऊपर आप कहीं पर भी चले जाओ तो आपको पोटेंशियल हमेशा कितना मिलेगा, 5 वोल्ट। एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है बच्चों, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, इसके हर पॉइंट में पोटेंशियल 10 वोल्ट है और इसके ऊपर 5 वोल्ट। अब दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, कट कर दिया। तो ये जो मान लो यहाँ पे कट कर लिया दोनों ने एक दूसरे के, ये इस सरफेस के अंदर से जा रहा है, ये अंदर से पास हो रहा है। तो जब इंटरसेक्ट कर लिया तो ये जो इंटरसेक्शन वाला जो जगह है, इस इंटरसेक्शन वाली जगह पे ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये तो इसके ऊपर भी पड़ा है और इसके ऊपर भी, दोनों के ऊपर है ये इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन दोनों के ऊपर है तो फिर इस इंटरसेक्शन वाली जगह पे पोटेंशियल अपन 5 माने या 10 माने, एक ही पॉइंट पे एक ही जगह पे दो पोटेंशियल थोड़ी हो सकते हैं। तो इसका मतलब है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी कट ही नहीं करेंगे, ऐसी सिचुएशन होगी नहीं, क्योंकि दो अलग अलग ईपीएस कट कर लेंगे तो उस कट इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो तो दोनों के ऊपर पड़ा होता है और एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग वैल्यूज हो नहीं सकती, ठीक है ना, तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईपीएस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इसके परपेंडिकुलर होगा। अब क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, बिकॉज
इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल with respect to distance। अब ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज के इक्वल होता है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इसका क्या मतलब है, देखो ई का फॉर्मूला होता है माइनस dv बाई डी आर। डी होता है पोटेंशियल में चेंज इन पोटेंशियल, और डी आर है डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस आपने कवर की और उस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में कितना पोटेंशियल में चेंज हुआ, तब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर के अंदर। तो E इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी आर। माइनस को भूल जाओ आप, जैसे मान लो ये एक सरफेस है और एक दूसरा सरफेस है, इसके ऊपर 10 वोल्ट पोटेंशियल है और इसके ऊपर 5 वोल्ट पोटेंशियल है। तो इसके ऊपर 10 वोल्ट है और इसके ऊपर 5 वोल्ट है। अब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस मैं कह देता हूँ चलो 5 सेंटीमीटर है, क्लियर। अब आप इस सरफेस से इसके ऊपर जाना है, तो इस सरफेस से इसके ऊपर जाना है, ए से मान लो बी तक जाना है, तो ए से बी तक एक आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, एक रास्ता तो ये है। आप ए से बी तक आप मतलब इस सरफेस से इस सरफेस पे जाना है, इस सरफेस से इधर जाओगे तो पोटेंशियल में कितना चेंज होगा, तो इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, 5 का चेंज होगा। अगर मैं इधर से इधर भी चला जाऊंगा ना, तब भी पोटेंशियल में उतना ही चेंज होगा, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल 10 रहेगा और इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल 5 रहेगा। तो मैं इधर से इधर भी चला जाऊंगा तो पोटेंशियल में तो कितना चेंज हो रहा है, 5 वोल्ट ही चेंज हो रहा है। अगर मैं इधर से यहाँ पे चला जाऊँ तब भी पोटेंशियल में 5 चेंज हो रहा है। तो dv तो मैं इस एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जाता हूँ तो पोटेंशियल में तो चेंज बराबर हो रहा है, लेकिन मुझे चाहिए मैक्सिमम चेंज चाहिए। मैक्सिमम जो चेंज होता है उसी को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो मैक्सिमम चेंज कब होगा, जब पोटेंशियल एक सरफेस से दूसरे पे जाने पे ये तो सबके लिए सेम आ रहा है, पोटेंशियल में चेंज तो बराबर हो रहा है। तो इसको मैक्सिमम तब होगा जब ये डिस्टेंस कम से कम होगी, मिनिमम होगी, क्योंकि dv तो सबके लिए सेम आ रहा है, dv तो सबके लिए सेम आ रहा है। इस सरफेस से दूसरे पे जा रहा है तो dv पोटेंशियल में चेंज तो सबके लिए सेम आ रहा है। तो ये डिस्टेंस अगर मिनिमम होगी तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में आ रहे हैं। तो डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगी, तो डिस्टेंस मिनिमम होगी तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो डिस्टेंस बाई मिनिमम, सबसे मिनिमम डिस्टेंस कौन सी, तो मिनिमम ये रही, डायरेक्ट वाली डिस्टेंस ही मिनिमम है, बाकी ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये भी डिस्टेंस ज़्यादा है, तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस ये है। तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस ये है। तो इस डिस्टेंस के लिए पोटेंशियल में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा इसमें चेंज हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं अपन। ये जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल है उसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है ना। आपको खाली फॉर्मूला देख के लग रहा है कि ये पोटेंशियल में चेंज ही तो हो रहा है डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, लेकिन हमने कहीं पे ये मेंशन नहीं किया। बाकी एक्चुअली में ये पूरा है ना, चेंज जो हो रहा है वो मैक्सिमम हो रहा है। अदरवाइज मैं अगर इधर नहीं जाकर के मैं कोई और डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता तो फिर यहाँ पर cos थीटा यूज आता, तो cos थीटा यूज करना पड़ता। तो ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीटली तब होता है जब आपके यहाँ पे पोटेंशियल में डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम चेंज हो, और मैक्सिमम चेंज तब होगा जब आप परपेंडिकुलर चलोगे आप, ठीक है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर यानी अलोंग दी नॉर्मल चलोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज, ठीक है। तीसरी चीज लास्ट एंड फाइनल 5th नंबर चीज है, 5th नंबर प्रॉपर्टी ये है कि जो द रीजन where EPS are closer, field will be stronger, electric field will be stronger and vice versa। क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस नज़दीक होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और जहाँ पे दूर दूर होंगे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। अभी मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा था, E इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, और इस फॉर्मूले को देख के अपन कह सकते हैं E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर, ठीक है। अगर पूछा जाए क्यों, तो फिर ये बताना है रीज़न आपको। जहाँ पे डिस्टेंस कम होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। इस पॉइंट पे अगर आपको कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा क्योंकि ए पे इक्विपोटेंशियल सरफेस नज़दीक है और बी पे इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मैंने पिछली प्रॉपर्टी में बता दिया था आपको। परपेंडिकुलर, इसमें भी डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको कहते हैं, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर ज़्यादा है। तो डी आर हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, पर इन दोनों केसेस में ये दोनों सरफेस बराबर दूर नहीं है, ये नज़दीक है, तो इनके लिए डी आर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा।
और इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ है, टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ मैंने बता दी, आप लोगों को याद रखनी है। अब एक और चीज़ आपको पिछले लेक्चर में बताई हुई है, आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लो इस सरफेस का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसका 5 वोल्ट है, इसका 3 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ईपीएस के परपेंडिकुलर होगा और उधर होगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव साइन बताता है कि पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। ये नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पोटेंशियल के डिक्रीज होने के अलॉन्ग होता है। तो इस डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। अगर मैं इसको 10, इसको 5, इसको 3 कर देता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होता है जिधर पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। ये नेगेटिव साइन जो आ रहा था वो यही बता रहा है। तो अब मैं इसको रफ करता हूँ, अपन कुछ इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस को ड्रॉ करते हैं। अब बच्चों हम ईपीएस ड्रॉ कर देते हैं, एग्जांपल्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ड्यू टू डिफरेंट सिस्टम्स। अलग अलग सिस्टम की वजह से अपन ईपीएस ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला फॉर पॉइंट चार्ज, अकेले सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है। तो देखो ये पॉइंट चार्ज है, मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूँ, प्लस क्यू। पॉजिटिव चार्ज के लिए, अकेले सिंगल चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे स्फेरिकल होंगे भाई। मैंने अभी आपको स्टार्ट किया था जब ईपीएस पढ़ाना, तब मैंने बता दिया था कि चार्ज के चारों और आपको स्फीयर्स बनाना है और इस स्फीयर के हर पॉइंट पे जाओगे तो पोटेंशियल सेम मिलेगा, तो स्फेरिकल होगा। ऐसे अपन चाहे जितने स्फीयर बना सकते हैं, अपनी मर्जी हो जाते हैं। तो मैं 3 बना देता हूँ और डॉट डॉट करके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये तीनों मैंने बनाए हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और स्फीयर के परपेंडिकुलर हमेशा वो रेडियस होती है, जो रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। और आपको बताया हुआ है पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा ऐसे बाहर निकलती है, ठीक है, ये ऐसे। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी दिखानी है साथ में। तो ये तो मैंने डॉट डॉट वाला जो बनाया वो तो है ईपीएस, और ये जो मैंने बनाया है एरो, सॉलिड एरो, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉइंट चार्ज के लिए ऐसा होगा। नेगेटिव चार्ज है तब भी आपको स्फेरिकल बनाने हैं, बस एरो अंदर जाता हुआ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर। सेकेंड, फॉर चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, ये कंडक्टिंग स्फीयर है और इसको चार्ज दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज। आपको ये ध्यान रखना है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये जो इस सरफेस है, ये कंडक्टर खुद एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। फिर इसके चारों ओर आप स्फीयर्स बना के और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना सकते हो। ये देखो, और ये तो डॉट डॉट तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया कंडक्टर के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाई गई है कि कंडक्टर के सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। और हमने आज भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो ये मैंने बना दिया, ये एरो जो है ई वेक्टर को बता रहा है और ये है ईपीएस। क्लियर। और अपन अब 2 लाइक चार्ज के लिए अपन ईपीएस ड्रॉ कर रहे हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। देखें, थर्ड नंबर फॉर 2 लाइक चार्जेस। लाइक का मतलब सिमिलर चार्ज है। सिमिलर चार्ज के लिए अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे देखना भाई आप। ये एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक और पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया सिंगल चार्ज के लिए आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस, पहले आप, मैं ये पूरा डायग्राम बना दूँ फिर आप बनाना। पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होता है, तो ये ऐसे स्फीयर्स बनाना है आपको। तो इसके लिए भी मैं स्फीयर्स बनाऊंगा, ये ऐसे स्फीयर्स बनाएंगे अपन। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने ये जो स्फीयर्स बनाए हैं, मान लो ये बराबर डिस्टेंस पे बना दिए मैंने। कहने का मतलब यहाँ पे जितनी डिस्टेंस इनके बीच में उतना डिस्टेंस इनके बीच में भी है। तो ये दोनों के बीच में सेपरेशन जितना है उतना इन दोनों के इधर भी है। इसका मतलब इस पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए भाई कि 2 लाइक चार्ज है ना, सिमिलर चार्ज, इनके बीच में किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट को क्या करेगा, इधर धक्का देगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट को इधर धक्का देगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फील्ड लगा रहे हैं, तो अपोजिट लगाएंगे तो यहाँ पर अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का, इसलिए माइनस होगा। तो यहाँ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
और बाहर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे इस पॉइंट पे या इधर की तरफ, तो अगर आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको धक्का देगा और वो पॉजिटिव भी इसको धक्का देगा। तो दो सिमिलर चार्ज के बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम डायरेक्शन में होता है। सेम डायरेक्शन में होने का मतलब ये ऐड हो रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और यहाँ कम होगा। अब यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है तो अपन को इक्विपोटेंशियल सरफेस की हेल्प से दिखाना है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की हेल्प से आप कैसे दिखाओगे, तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है यहाँ पे ज़्यादा है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस नज़दीक होनी चाहिए। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है, फोर्थ या फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी बता दी आपको, कि जिसमें बताया गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जहाँ नज़दीक होंगे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और जहाँ दूर होंगे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो यहाँ बीच में कम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ तो दूर दूर बनाने हैं और यहाँ नज़दीक बनाने हैं। तो देखें भाई मैं बना तो स्फीयर रहा हूँ, ये देखो मैंने एक स्फीयर बनाया इसके लिए, लेकिन ऐसे स्फीयर बनाना है। देखो इस डायग्राम को देख के कोई भी कह सकता है कि यहाँ पे दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस नज़दीक है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर है तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है और बाहर ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब देखो अगला मैं स्फीयर बनाऊंगा और इसका भी स्फीयर बनाएंगे तो आखिर में वो स्फीयर दोनों के मर्ज हो जाएंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मर्ज होकर के कॉमन इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। तो आपको एक ये कॉमन वाला भी दिखाना है। ये मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिया। अब अपन को ड्रॉ करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप लोगों को पता ही है कि बाहर निकलती है। ये देखो ऐसे इधर से जो लाइन आएगी वो मुड़ जाएगी, क्योंकि कट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट तो करती नहीं, इंटरसेक्ट तो करती नहीं, इसलिए ऐसे मुड़ जाएगी। तो बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, और ये जो डॉट डॉट करके मैंने बनाया है ये क्या है, ईपीएस। क्लियर, सेम चार्ज के लिए बस ये ध्यान रखना कि बाहर नज़दीक बनाए और इधर बीच में जो है इनको दूर बनाए। अब मैं बना रहा हूँ डाइपोल के लिए, यानी दो अनलाइक चार्ज के लिए। तो अनलाइक चार्ज के लिए बनाओगे तो उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा डायग्राम। यहाँ तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी और यहाँ कम हो जाएगी। तो उसको भी देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट थर्ड फोर्थ नंबर फॉर डाइपोल। अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए या टू अनलाइक चार्जेस, दो अनलाइक चार्ज के लिए अपन ने ना इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहे हैं। देखो एक ये पॉजिटिव चार्ज बना देता हूँ इधर और इधर एक नेगेटिव चार्ज। बनाने अपन को स्फीयर्स हैं, लेकिन आप स्फीयर जब बनाओगे तो इधर डिस्टेंस रखने कम और उधर रखने ज़्यादा। क्यों? क्योंकि देखो आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ बीच में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये धक्का देगा, और नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये दोनों एक ही तरफ है बीच में, तो ये ऐड होकर के ज़्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और बाहर निकालूंगा मैं तो इस पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा और नेगेटिव का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड खुद की तरफ होगा। तो यहाँ अपोजिट है तो यहाँ कम हो जाएगा। तो इसमें उल्टा है, बाहर तो होगा कम, ये ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा नज़दीक नज़दीक है और यहाँ पर जो है वो ज़्यादा ज़्यादा है। अच्छा, एक आपको ये पता होना चाहिए कि डाइपोल में ये एक लाइन होती है, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल। क्या कहते हैं अपन? इक्वेटोरियल, बीचों बीच। ये भी एक डाइपोल का काम करती है, सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम करती है। जो बीच वाली लाइन इक्वेटोरियल लाइन है ना, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम करती है। क्यों करती है? क्योंकि इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होता है। आपको ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है कि डाइपोल की इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है। तो इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल जीरो है तो इसलिए हर पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, सेम है, तो इसलिए ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो जब भी आप डाइपोल के लिए अगर एग्जाम में आ जाए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो तो इस लाइन को नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनाएंगे तो हमें पता है, ये प्लस से लाइनें निकलेगी और किस में एंटर करेगी, माइनस में। बस इसमें एरो अंदर जाता हुआ होगा। ये बना दी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, पॉजिटिव से बाहर निकल रही है भी और नेगेटिव में एंटर कर रही है। तो अब ये ड्रॉ कर ले इसके लिए टू लाइक चार्ज के लिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट 2-3 और है उनके लिए ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखो, फॉर कैपेसिटर या फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी आप ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, जैसे ये कैपेसिटर की प्लेट्स है जिसमें एक प्लेट पॉजिटिव है और ये एक प्लेट नेगेटिव, इसको बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी ऐसे पैरेलल लाइंस हो, पैरेलल लाइंस
तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनाने हैं आपको ऐसे प्लेन्स बनाने, प्लेन, ये ऐसे प्लेन खड़े हैं, प्लेन, ये पूरा पेपर पड़ा है ऐसे परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर प्लेन्स खड़े हैं। आप ऐसे भी बना सकते हो डायग्राम को, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, मैंने बना दी। और प्लेन पूरा दिखाना, अगर आपको ऐसे नहीं दिखानी, लाइन नहीं दिखानी, पूरा प्लेन बनाना है तो ये देखो, ये प्लेन बना रहा हूँ मैं, पूरा प्लेन 3D व्यू से बनाना है डायग्राम, तो ये देखो ऐसे प्लेन खड़े कर दिया। ये जो पैरेलल प्लेन्स है ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेज है, 2-3 बना देते हैं अपन। ठीक है, तो ये जो मैंने बनाए हैं प्लेन्स, ये ईपीएस है। और कैसा शेप है इनका, पैरेलल प्लेन्स। शेप भी साथ साथ मेंशन करते रहे, किसी के लिए पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल है, इसके लिए पैरेलल प्लेन्स है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ईपीएस एकदम खड़े खड़े होते हैं और पैरेलल प्लेन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर एक वायर हो, जैसे एक चार्ज्ड वायर, चार्ज्ड वायर हो अगर, उसके लिए ईपीएस अगर बनाना है तो उसके लिए आपको चारों ओर सिलेंड्रिकल बनाना, कैसे बनाने पड़ेंगे, सिलेंडर्स बनाने पड़ेंगे। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आप ड्रॉ कर ले इनको सबको। अगले एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, फिर अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, मैं फिर भूल जाऊँगा। जैसे एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि चार्ज पड़ा है और इसके चारों ओर किसी दूसरे चार्ज को ए से बी तक ले जाने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। या फिर इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है कि एक चार्ज है कैपिटल क्यू और इसके चारों ओर ये ऐसे बनाया हुआ है सरफेस, और किसी एक चार्ज को पहले एक ए से बी तक लेके गए और एक चार्ज को आप पहले ए से बी तक लेके गए और फिर बी से सी तक लेके गए। ठीक है, तो इस केस में आपने कितना वर्क किया और इस केस में आपने कितना वर्क किया। तो ए से बी तक गए आप, तो ये पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसको चाहो तो आप पूरा स्फीयर बना सकते हो। और आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता है। तो इस केस में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, और बी से सी तक जाओगे तब भी आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। यानी आप एक ही सरफेस के ऊपर घूम रहे हो, तो एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए कोई वर्क नहीं करना पड़ता है। जैसे इस केस के अंदर आपको कहा जा सकता है, जैसे एक आप ए से मान लो ये बी तक गए और ऐसे जाकर के फिर यहाँ तक आए आप, या फिर ऐसे सीधे ही आ गए हो मान लो ए से सी तक। इस केस में वर्क ज़्यादा है या इस केस में वर्क ज़्यादा होगा, तो दोनों ही केसेस में वर्क बराबर है और दोनों ही केसेस में वर्क जीरो होगा, क्योंकि आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से कहाँ तक गए, दूसरे पॉइंट तक गए। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप जाओगे ईपीएस के ऊपर तो आपको वर्क जीरो होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे पोटेंशियल अगर 5 वोल्ट है तो इस पर भी 5 वोल्ट होगा, इस पर भी 5 वोल्ट। यहाँ से यहाँ गए तो पोटेंशियल में डिफरेंस जीरो है, यहाँ से यहाँ गए पोटेंशियल में डिफरेंस जीरो, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो फिर वर्क भी हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में अपन दूसरी चीज़ें कवर करेंगे। थैंक यू।